केस कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल। अपील न्यायालय 1893 1 QB 256 1892 EWCA Civ 1। अपील न्यायालय UK। न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस बोवेन, लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस AL स्मिथ। अपीलार्थी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892 2 QB 484 QBD। न्यायमूर्ति हॉकिंस। तथ्य कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कार्बोलिक स्मोक बॉल का निर्माण किया है जिसे उपयोगकर्ताओं को इन्फ्लुएंजा या इसी तरह की बीमारियों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने आंशिक रूप से विज्ञापन दिया है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द्वारा 100 पाउंड का इनाम किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा जो बढ़ती महामारी इन्फ्लुएंजा, सर्दी या सर्दी लगने से होने वाली किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। प्रत्येक बॉल के साथ दिए गए मुद्रित निर्देशों के अनुसार 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार बॉल का उपयोग करने पर 1000 पाउंड एलायंस बैंक, रीजेंट स्ट्रीट में जमा किए जाते हैं, जो इस मामले में हमारी ईमानदारी को दर्शाता है। इस विज्ञापन को देखने के बाद श्रीमती कार्लिल ने एक गेंद खरीदी और निर्देशानुसार उसका इस्तेमाल किया। बाद में उन्हें फ्लू हो गया और उन्होंने इनाम का दावा किया। कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। श्रीमती कार्लिल ने इनाम के लिए मुकदमा दायर किया। मुकदमा श्रीमती कार्लिल इनाम की हकदार थीं। यह एक तरफा अनुबंध था जिसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की पेशकश विज्ञापन द्वारा और श्रीमती कार्लिल द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव में बताई गई शर्तों के प्रदर्शन द्वारा शामिल थी। यह एक वैध प्रस्ताव था। दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह महज बिक्री का दिखावा नहीं था, जैसा कि आंशिक रूप से इस बयान से प्रमाणित होता है कि कंपनी ने ईमानदारी दिखाने के लिए 1000 पाउंड जमा कराए थे। भाषा इतनी अस्पष्ट नहीं थी कि उसे लागू किया जा सके। हालांकि एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक है, लेकिन प्रस्तावक अधिसूचना की आवश्यकता से बच सकता है और इस मामले में उसने ऐसा किया था। यहाँ ये निहित था कि प्रस्ताव प्राप्तकर्ता श्रीमती कार्लिल को स्वीकृति के इरादे की सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि स्वीकृति अनुरोधित कृत्यों स्मोक बॉल का उपयोग करके के प्रदर्शन के माध्यम से हुई। इस बात पर विचार किया गया कि श्रीमती कार्लिल को स्मोक बॉल का इस्तेमाल करने में जो असुविधा हुई वो पर्याप्त विचार था। इसके अलावा कार्बोलिक स्मोक बॉल से लोगों को स्मोक बॉल का इस्तेमाल करने में लाभ मिला। तथ्य दावे और बचाव कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कार्बोलिक स्मोक बॉल का निर्माण किया है जिसे उपयोगकर्ताओं को इन्फ्लुएंजा या इसी तरह की बीमारियों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्पाद के लिए कंपनी के विज्ञापन में कुछ इस तरह लिखा गया है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द्वारा 100 पाउंड का इनाम किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा जो बढ़ती महामारी इन्फ्लुएंजा, सर्दी या सर्दी लगने से होने वाली किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। प्रत्येक बॉल के साथ दिए गए मुद्रित निर्देशों के अनुसार 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार बॉल का उपयोग करने पर 1000 पाउंड एलायंस बैंक, रीजेंट स्ट्रीट में जमा किए जाते हैं, जो इस मामले में हमारी ईमानदारी को दर्शाता है। इस विज्ञापन को देखने के बाद श्रीमती लुइसा एलिजाबेथ कार्लिल ने एक बॉल खरीदी और निर्देशानुसार इसका इस्तेमाल किया। दिन में 3 बार 20 नवंबर 1891 से लेकर 17 जनवरी 1892 तक, जब उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने इनाम का दावा किया। कंपनी ने उनके पति, जो एक वकील थे, से पत्र प्राप्त करने के बाद भी भुगतान करने से इनकार कर दिया। दावा श्रीमती कार्लिल ने ये तर्क देते हुए मुकदमा दायर किया कि दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध था जो कंपनी के विज्ञापन और स्मोक बॉल की खरीद और उपयोग में उनके उस पर निर्भरता पर आधारित था। ये तर्क दिया गया। विज्ञापन स्पष्ट रूप से एक प्रस्ताव था, इसे पढ़ने और उस पर अमल करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह कोई खोखला दावा नहीं था। विज्ञापन जनता के लिए बनाया गया था और जैसे ही कोई व्यक्ति निर्दिष्ट कार्य करता है, एक अनुबंध होता है। केवल कार्य करना ही स्वीकृति माना जाता है, आगे संचार आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से ये कभी भी इरादा नहीं था कि धूम्रपान गेंद का उपयोग करने का प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति कार्यालय जाए और विज्ञापन में दिए गए कथनों की पुनरावृत्ति प्राप्त करे। जहां पूरी दुनिया के लिए एक प्रस्ताव दिया जाता है, वहां शर्तों की पूर्ति से परे कुछ भी आयात नहीं किया जा सकता है। घटना से पहले सूचना की आवश्यकता नहीं हो सकती। विज्ञापन किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रस्ताव है जो शर्त को पूरा करता है। शर्तें बहुत अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्रीमती कार्लिल ने प्रतिवादी से सीधे गेंदें नहीं खरीदी थी, क्योंकि बढ़ी हुई बिक्री प्रतिवादियों के लिए लाभकारी होगी, भले ही वह बिचौलिए के माध्यम से हुई हो। बिक्री समय सीमा के अभाव के मुद्दे पर यह नोट किया गया कि कई संभावित निर्माण थे। ये हो सकता है कि पखवाड़े के उपयोग से व्यक्ति उचित समय के लिए सुरक्षित हो जाएगा। बचाव। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने तर्क दिया कि कोई बाध्यकारी अनुबंध नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि विज्ञापन में शब्दों ने एक इरादा व्यक्त किया था, वे एक वादा नहीं थे। उन्होंने आगे तर्क दिया, विज्ञापन इतना अस्पष्ट था कि उससे अनुबंध नहीं बनाया जा सकता था, विशेष रूप से इसमें समय की कोई सीमा नहीं थी और यह जांचना संभव नहीं था कि गेंद का उपयोग किया गया था या नहीं, या उसका सही तरीके से उपयोग किया गया था या नहीं। वादी की ओर से कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। कथित अनुबंध की शर्तों के अनुसार गेंदों को चुराने और उनका उपयोग करने वाले व्यक्ति को इनाम का दावा करने का अधिकार होगा। किसी शर्त को पूरा करके अनुबंध करने के लिए या तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के इरादे की सूचना या कुछ प्रत्यक्ष कार्य करने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से केवल निजी तौर पर कोई कार्य करना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई अनुबंध था तो वह दाव अनुबंध था, उस समय कानून के तहत शून्य। द ट्रेल। जस्टिस हॉकिंस। श्रीमती कार्लिल को इनाम वापस पाने का अधिकार था। पुनर्वाद। लॉर्ड जस्टिस लिंडले। वादा या दिखावा। लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा कि कुछ मामलों में 100 पाउंड का भुगतान करने का स्पष्ट वादा किया गया था। आप विज्ञापन को जैसे चाहे पढ़ें और जैसे चाहे उससे तोड़ मरोड़ दें, यहाँ एक स्पष्ट वादा ऐसी भाषा में व्यक्त किया गया है जो पूरी तरह से स्पष्ट है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द्वारा 100 पाउंड का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो प्रत्येक बॉल के साथ दिए गए मुद्रित निर्देशों के अनुसार 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार बॉल का उपयोग करने के बाद इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो जाता है। यह महज दिखावा नहीं था। ये निष्कर्ष विज्ञापन में दिए गए उस अंश पर आधारित था जिसमें कहा गया था कि ईमानदारी दिखाने के लिए बैंक में 1000 पाउंड जमा किए गए थे। इसका कोई और उद्देश्य नहीं हो सकता था, सिवाय इसके कि यह किसी भी सुझाव को नकारने के लिए कि यह महज दिखावा था। क्या यह एक बाध्यकारी वादा था? क्या स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक है? इस विज्ञापन में उल्लेख किया गया था कि जो भी व्यक्ति बताई गई शर्तों को पूरा करेगा, उसे 100 पाउंड का भुगतान किया जाएगा, और शर्तों का पूरा होना ही प्रस्ताव की स्वीकृति है। इस मुद्दे पर कि क्या स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक था, निस्संदेह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में जब कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो एक बाध्यकारी अनुबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि न केवल उसे स्वीकार किया जाए बल्कि स्वीकृति की सूचना भी दी जाए। लेकिन इस तरह के मामले इस सामान्य प्रस्ताव के अपवाद का गठन करते हैं, या यदि अपवाद नहीं है तो वे इस बात पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं कि स्वीकृति की सूचना निष्पादन से पहले नहीं होनी चाहिए। यह प्रस्ताव एक जारी रहने वाला प्रस्ताव है, इसे कभी रद्द नहीं किया गया, और यदि स्वीकृति की सूचना की आवश्यकता है, जिस पर मुझे बहुत संदेह है, जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है उसे शर्त के निष्पादन की सूचना के साथ ही स्वीकृति की सूचना भी मिल जाती है। यदि उसे अपने प्रस्ताव के रद्द होने से पहले स्वीकृति की सूचना मिल जाती है तो सिद्धांत रूप में आप यही चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह के मामले में सही दृष्टिकोण यह है कि जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है वह अपनी भाषा और लेन देन की प्रकृति से दिखाता है कि वह निष्पादन की सूचना के अलावा स्वीकृति की सूचना की अपेक्षा नहीं करता है और न ही उसे इसकी आवश्यकता है। क्या विज्ञापन बहुत अस्पष्ट था? उनके आधिपत्य ने टिप्पणी की कि भाषा कुछ मामलों में अस्पष्ट और अनिश्चित है। हालांकि समय के संबंध में जिसके लिए स्मोक बॉल का उपयोग करने वाले व्यक्ति को संरक्षित किया जाएगा, उनके आधिपत्य ने टिप्पणी की कि इसका अर्थ क्या है। ये प्रतिवादियों को दिखाना है और उन्होंने इस अर्थ को प्राथमिकता दी कि किसी भी व्यक्ति को इनाम दिया जाता है जो स्मोक बॉल का उपयोग करने के बाद उचित समय के भीतर महामारी या अन्य बीमारी से संक्रमित हो जाता है। उन्होंने माना कि उचित समय का गठन किस तरह से किया जाता है, इसका पता वकील के लिए संतोषजनक अर्थ में लगाया जा सकता है। क्या इस पर कोई वैध विचार किया गया था? उनके माननीय न्यायाधीश ने इस तर्क पर ध्यान दिया कि यह एक न्यूड इम्पैक्टम था और गेंद के इस्तेमाल से प्रतिवादियों को कोई लाभ नहीं था। उनके माननीय न्यायाधीश ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विज्ञापनदाताओं के अनुसार यदि जनता उनके उपाय का उपयोग करती है तो वे जनता में इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त विश्वास पैदा कर सकते हैं,
तो वे प्रतिक्रिया करेंगे और ऐसी बिक्री उत्पन्न करेंगे जो सीधे उनके लिए लाभकारी होगी। इसलिए विज्ञापनदाताओं को उपयोग से एक लाभ मिलता है जो एक विचार का गठन करने के लिए पर्याप्त है। माननीय न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने इस विज्ञापन पर काम किया और प्रस्ताव स्वीकार किया, उसने प्रतिवादियों के अनुरोध पर खुद को असुविधा में डाला। यह अकेले ही प्रतिफल के लिए पर्याप्त था। निष्कर्ष। माननीय न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों को अपना वादा पूरा करना चाहिए, और यदि वे इतने असावधान रहे हैं कि स्वयं को अनेक कार्रवाइयों के लिए जोखिम में डाल दिया है, तो यह उनके लिए और भी बुरा होगा। लॉर्ड जस्टिस बोवेन। माननीय न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस लिंडले से सहमत थे। अस्पष्ट या संदिग्ध। उनके माननीय न्यायाधीश ने कहा कि विज्ञापन एक प्रस्ताव था। प्रतिवादियों के इस तर्क पर कि उस प्रस्ताव की शर्तें इतनी अस्पष्ट थीं कि उसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इन्फ्लुएंजा होने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, उनके माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इस विज्ञापन को इसके स्पष्ट अर्थ में पढ़ना आवश्यक था, जैसा कि जनता इसे समझेगी। इसे जनता के लिए जारी किया जाना था और जनता द्वारा पढ़ा जाना था। उनके माननीय न्यायाधीश ने माना कि विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को स्मोक बॉल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था और विज्ञापन की व्याख्या इस प्रकार की गई। किसी भी व्यक्ति को 100 पाउंड का भुगतान किया जाएगा जो 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार कार्बोलिक स्मोक बॉल का उपयोग करने के बाद बढ़ती महामारी से संक्रमित हो जाएगा। जनता इसका अर्थ यह समझेगी कि यदि विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद कोई व्यक्ति कार्बोलिक स्मोक बॉल का 2 सप्ताह तक दिन में 3 बार उपयोग करता है और फिर उसे सर्दी लग जाती है तो वह इनाम का हकदार होगा। उनके आधिपत्य ने माना कि दावा दायर करने के लिए 2 संभावित समय सीमाएं थीं, लेकिन उन्होंने ये निर्माण पसंद किया कि स्मोक बॉल का उपयोग किए जाने तक इनाम खुला रहेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि महामारी के दौरान सुरक्षा बनी रहे और महामारी के दौरान ही वादी को बीमारी हुई। मुझे लगता है अधिक संभावना है, इसका मतलब यह है कि स्मोक बॉल इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगी। मुझे लगता है कि यह एक सामान्य व्यक्ति दवा के बारे में और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ किसी विशेष विज्ञापन को इसी तरह समझेगा। इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे लगता है कि इस विज्ञापन के निर्माण के अनुसार सुरक्षा उस समय तक बनी रहनी थी जब कार्बोलिक स्मोक बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। मेरे भाई लॉर्ड जस्टिस जो मुझसे पहले थे सोचते हैं कि अनुबंध पर्याप्त रूप से निश्चित होगा यदि आप इसे इस अर्थ में पढ़ें कि उपयोग के बाद एक उचित अवधि के दौरान सुरक्षा प्रदान की जानी थी। मुझे खुद इस बिंदु पर कुछ कठिनाई है, लेकिन मेरे लिए इस पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल के इस्तेमाल के दौरान हुई थी। मात्र काश लॉर्ड जस्टिस लिंडले की तरह ही उनके लॉर्डशिप ने भी इस बात पर सहमति जताई कि यह महज दिखावा नहीं था, बैंक में जमा राशि ईमानदारी को दर्शाती है। इस तर्क के संबंध में कि ऐसी रकम का वादा करना मूर्खतापूर्ण होगा जब तक कि लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल करने के तरीके की जांच करना संभव न हो, उनके लॉर्डशिप ने कहा। इस तर्क का उत्तर मुझे ये लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अतिरंजित वादे करना चाहता है, तो वह संभवतः ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने से उसे लाभ होता है, और यदि उसने वादे किए हैं, तो इन वादों का अतिरंजित होना कानून की दृष्टि से ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे इन वादों से बाध्य न होना चाहिए। दुनिया के लिए प्रस्ताव। प्रतिवादी के इस तर्क के जवाब में कि यह विश्व के साथ अनुबंध था और विश्व के साथ अनुबंध करना संभव नहीं था, माननीय न्यायाधीश ने कहा, यह पूरी दुनिया के साथ किया गया अनुबंध नहीं है। तर्क में भ्रांति है। ये पूरी दुनिया के लिए किया गया प्रस्ताव है और पूरी दुनिया के लिए ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं किया जाना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध में परिणत हो जाए जो आगे आकर शर्त को पूरा करे। ये किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होने का प्रस्ताव है जो इसे वापस लिए जाने से पहले शर्त को पूरा करता है, और हालांकि प्रस्ताव पूरी दुनिया के लिए किया जाता है, लेकिन अनुबंध जनता के उस सीमित हिस्से के साथ किया जाता है जो विज्ञापन के विश्वास पर आगे आकर शर्त को पूरा करता है। स्वीकृति की अधिसूचना के मुद्दे पर लॉर्ड जस्टिस लिंडले की तरह लॉर्ड जस्टिस बोवेन ने भी कहा कि कानून के एक सामान्य नियम के अनुसार किसी प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए ताकि दोनों विचार एक साथ आ सकें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक दोनों विचार अलग अलग हो सकते हैं और अंग्रेजी कानून के अनुसार वह आम सहमति नहीं बन पाती है।
अनुबंध करने के लिए बोवेनल जे ने हालांकि कहा कि स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए आवश्यक है, और वह व्यक्ति यदि ऐसा करना वांछनीय समझता है तो वह स्वयं को सूचना दिए बिना छूट दे सकता है। यदि प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अपने प्रस्ताव में सूचित करता है कि प्रस्ताव पर कार्य करना स्वयं को स्वीकृति के बारे में सूचित किए बिना पर्याप्त होगा, तो शर्त का पालन करना अधिसूचना के बिना पर्याप्त स्वीकृति है। विज्ञापन के मामलों में मुझे लगता है कि इस सौदे से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी व्यक्ति को शर्त पूरी करने से पहले प्रस्ताव को स्वीकार करने की सूचना नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर वह शर्त पूरी कर देता है तो उसे सूचना देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सामान्य बुद्धि के दृष्टिकोण से कोई और विचार नहीं हो सकता। अगर मैं दुनिया को बता दूं कि मेरा कुत्ता खो गया है और जो कोई भी कुत्ते को किसी खास जगह पर लाएगा उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो क्या पुलिस या अन्य व्यक्ति जिनका काम खोए हुए कुत्तों को ढूंढना है, उनसे यह उम्मीद की जा सकती है कि वे बैठेंगे और मुझे एक नोट लिखेंगे कि उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? बेशक वे तुरंत कुत्ते की देखभाल करते हैं और जैसे ही उन्हें कुत्ता मिल जाता है वे शर्त पूरी कर देते हैं। सौदे का सार यह है कि कुत्ते को ढूंढा जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि मुझे लगता है, यह आवश्यक नहीं है कि अनुबंध को बाध्यकारी बनाने के लिए स्वीकृति की कोई सूचना दी जाए। इस बात की प्रकृति से यह निष्कर्ष निकलता है कि शर्त का पालन करना ही इसकी अधिसूचना के बिना पर्याप्त स्वीकृति है, और जो व्यक्ति इस तरह के विज्ञापन में प्रस्ताव देता है वह ऐसा प्रस्ताव देता है जिसे उस सामान्य ज्ञान प्रतिबिंब के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए वह अपने प्रस्ताव में निहित रूप से संकेत देता है कि उसे प्रस्ताव की स्वीकृति की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। विचार के मुद्दे पर इस तर्क के संबंध में कि यह एक न्यूडम पैक्टम था, उनके माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस मामले में प्रस्ताव में उपयोग करने का अनुरोध शामिल था और विज्ञापन पढ़ने वाला व्यक्ति जो पूरे पखवाड़े के लिए अपने नथुने में कार्बोलिक स्मोक बॉल को प्रतिदिन 3 बार, जितना समय उसे सहनीय लगे, लगाता है, उसे इतनी असुविधा हुई कि उसे प्रतिफल प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप उनके माननीय न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि निर्देशानुसार स्मोक बॉल का उपयोग करके श्रीमती कार्लिल ने प्रतिफल प्रदान किया था। इसके अलावा हालांकि यह आवश्यक नहीं था, प्रतिवादियों को लाभ मिला क्योंकि स्मोक बॉल के उपयोग से उनकी बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। लॉर्ड जस्टिस से एल स्मिथ माननीय न्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस लिंडले से सहमत थे। अस्पष्ट या संदिग्ध, उनके माननीय न्यायाधीश ने कहा कि विज्ञापन एक प्रस्ताव था। प्रतिवादियों के इस तर्क पर कि उस प्रस्ताव की शर्तें इतनी अस्पष्ट थीं कि उसे प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इन्फ्लुएंजा होने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी, उनके माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इस विज्ञापन को इसके स्पष्ट अर्थ में पढ़ना आवश्यक था, जैसा कि जनता इसे समझेगी। इसे जनता के लिए जारी किया जाना था और जनता द्वारा पढ़ा जाना था। उनके माननीय न्यायाधीश ने माना कि विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को स्मोक बॉल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था और विज्ञापन की व्याख्या इस प्रकार की गई। किसी भी व्यक्ति को 100 पाउंड का भुगतान किया जाएगा जो 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार कार्बोलिक स्मोक बॉल का उपयोग करने के बाद बढ़ती महामारी से संक्रमित हो जाएगा। जनता इसका अर्थ यह समझेगी कि यदि विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद कोई व्यक्ति कार्बोलिक स्मोक बॉल का 2 सप्ताह तक दिन में 3 बार उपयोग करता है और फिर उसे सर्दी लग जाती है तो वह इनाम का हकदार होगा। उनके आधिपत्य ने माना कि दावा दायर करने के लिए 2 संभावित समय सीमाएं थीं, लेकिन उन्होंने ये निर्माण पसंद किया कि स्मोक बॉल का उपयोग किए जाने तक इनाम खुला रहेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि महामारी के दौरान सुरक्षा बनी रहे और महामारी के दौरान ही वादी को बीमारी हुई। मुझे लगता है अधिक संभावना है, इसका मतलब यह है कि स्मोक बॉल इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगी। मुझे लगता है कि यह एक सामान्य व्यक्ति दवा के बारे में और इन्फ्लुएंजा के खिलाफ किसी विशेष विज्ञापन को इसी तरह समझेगा। इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे लगता है कि इस विज्ञापन के निर्माण के अनुसार सुरक्षा उस समय तक बनी रहनी थी जब कार्बोलिक स्मोक बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। मेरे भाई लॉर्ड जस्टिस जो मुझसे पहले थे सोचते हैं कि अनुबंध पर्याप्त रूप से निश्चित होगा यदि आप इसे इस अर्थ में पढ़ें कि उपयोग के बाद एक उचित अवधि के दौरान सुरक्षा प्रदान की जानी थी। मुझे खुद इस बिंदु पर कुछ कठिनाई है, लेकिन मेरे लिए इस पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है,
क्योंकि यहाँ बीमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल के इस्तेमाल के दौरान हुई थी। मात्र काश लॉर्ड जस्टिस लिंडले की तरह ही उनके लॉर्डशिप ने भी इस बात पर सहमति जताई कि यह महज दिखावा नहीं था, बैंक में जमा राशि ईमानदारी को दर्शाती है। इस तर्क के संबंध में कि ऐसी रकम का वादा करना मूर्खतापूर्ण होगा जब तक कि लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल करने के तरीके की जांच करना संभव न हो, उनके लॉर्डशिप ने कहा। इस तर्क का उत्तर मुझे ये लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अतिरंजित वादे करना चाहता है तो वह संभवतः ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने से उसे लाभ होता है, और यदि उसने वादे किए हैं तो इन वादों का अतिरंजित होना कानून की दृष्टि से ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे इन वादों से बाध्य न होना चाहिए। दुनिया के लिए प्रस्ताव। प्रतिवादी के इस तर्क के जवाब में कि यह विश्व के साथ अनुबंध था और विश्व के साथ अनुबंध करना संभव नहीं था, माननीय न्यायाधीश ने कहा, यह पूरी दुनिया के साथ किया गया अनुबंध नहीं है। तर्क में भ्रांति है। ये पूरी दुनिया के लिए किया गया प्रस्ताव है और पूरी दुनिया के लिए ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं किया जाना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के साथ अनुबंध में परिणत हो जाए जो आगे आकर शर्त को पूरा करे। ये किसी भी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होने का प्रस्ताव है जो इसे वापस लिए जाने से पहले शर्त को पूरा करता है, और हालांकि प्रस्ताव पूरी दुनिया के लिए किया जाता है, लेकिन अनुबंध जनता के उस सीमित हिस्से के साथ किया जाता है जो विज्ञापन के विश्वास पर आगे आकर शर्त को पूरा करता है। स्वीकृति की अधिसूचना के मुद्दे पर लॉर्ड जस्टिस लिंडले की तरह लॉर्ड जस्टिस बोवेन ने भी कहा कि कानून के एक सामान्य नियम के अनुसार किसी प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए ताकि दोनों विचार एक साथ आ सकें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक दोनों विचार अलग अलग हो सकते हैं और अंग्रेजी कानून के अनुसार वह आम सहमति नहीं बन पाती है। अनुबंध करने के लिए बोवेन एल.जे. ने हालांकि कहा कि स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए आवश्यक है और वह व्यक्ति यदि ऐसा करना वांछनीय समझता है तो वह स्वयं को सूचना दिए बिना छूट दे सकता है। यदि प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अपने प्रस्ताव में सूचित करता है कि प्रस्ताव पर कार्य करना स्वयं को स्वीकृति के बारे में सूचित किए बिना पर्याप्त होगा, तो शर्त का पालन करना अधिसूचना के बिना पर्याप्त स्वीकृति है। विज्ञापन के मामलों में मुझे लगता है कि इस सौदे से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी व्यक्ति को शर्त पूरी करने से पहले प्रस्ताव को स्वीकार करने की सूचना नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर वह शर्त पूरी कर देता है तो उसे सूचना देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सामान्य बुद्धि के दृष्टिकोण से कोई और विचार नहीं हो सकता। अगर मैं दुनिया को बता दूं कि मेरा कुत्ता खो गया है और जो कोई भी कुत्ते को किसी खास जगह पर लाएगा उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो क्या पुलिस या अन्य व्यक्ति जिनका काम खोए हुए कुत्तों को ढूंढना है, उनसे यह उम्मीद की जा सकती है कि वे बैठेंगे और मुझे एक नोट लिखेंगे कि उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बेशक वे तुरंत कुत्ते की देखभाल करते हैं और जैसे ही उन्हें कुत्ता मिल जाता है वे शर्त पूरी कर देते हैं। सौदे का सार यह है कि कुत्ते को ढूंढा जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि मुझे लगता है, यह आवश्यक नहीं है कि अनुबंध को बाध्यकारी बनाने के लिए स्वीकृति की कोई सूचना दी जाए। इस बात की प्रकृति से यह निष्कर्ष निकलता है कि शर्त का पालन करना ही इसकी अधिसूचना के बिना पर्याप्त स्वीकृति है, और जो व्यक्ति इस तरह के विज्ञापन में प्रस्ताव देता है वह ऐसा प्रस्ताव देता है जिसे उस सामान्य ज्ञान प्रतिबिंब के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए वह अपने प्रस्ताव में निहित रूप से संकेत देता है कि उसे प्रस्ताव की स्वीकृति की अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। विचार के मुद्दे पर इस तर्क के संबंध में कि यह एक न्यूडम पैक्टम था, उनके माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस मामले में प्रस्ताव में उपयोग करने का अनुरोध शामिल था और विज्ञापन पढ़ने वाला व्यक्ति जो पूरे पखवाड़े के लिए अपने नथुने में कार्बोलिक स्मोक बॉल को प्रतिदिन 3 बार, जितना समय उसे सहनीय लगे, लगाता है, उसे इतनी असुविधा हुई कि उसे प्रतिफल प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप उनके माननीय न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि निर्देशानुसार स्मोक बॉल का उपयोग करके श्रीमती कार्लिल ने प्रतिफल प्रदान किया था। इसके अलावा हालांकि यह आवश्यक नहीं था, प्रतिवादियों को लाभ मिला क्योंकि स्मोक बॉल के उपयोग से उनकी बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। एक तो इस कार्बोलिक स्मोक बॉल को 2 सप्ताह तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करने की असुविधा का विचार है,
और दूसरा अधिक महत्वपूर्ण विचार यह है कि वादी द्वारा स्मोक बॉल के इस्तेमाल के कारण स्मोक बॉल की बढ़ी हुई बिक्री से प्रतिवादियों को मिलने वाला संभावित धन लाभ। इस वादे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त विचार है। सामान्य ज्ञान। श्रीमती कार्लिल की मृत्यु 1942 में 96 वर्ष की आयु में हुई। उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में कहा गया था कि उनकी मृत्यु इन्फ्लुएंजा से हुई थी। गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।